स्टूडेंट जेई एडवांस के ऊपर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें पूरा रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। आप जानते हैं कि जेई एडवांस में मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारे के सारे मल्टी करेक्ट है, मतलब उसमें मोर देन वन करेक्ट आपको आंसर्स मिलेंगे। दूसरा चीज़ कि इसमें जो लेवल है क्वेश्चंस का वो भी एडवांस लेवल का है। मेंस के जैसे इजी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिए गए हैं, क्योंकि आपको आने वाले पेपर में एडवांस में इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे, मेंस के लेवल से काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और इससे पहले का जो चैप्टर यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन का यहाँ पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है। काइनेमेटिक्स का भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रिवीजन, कम से कम समय में आपका पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं यहाँ पे। देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में हम इसमें हमारे वीडियो अवेलेबल हो गए हमारे चैनल के ऊपर, जिसमें हर पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे। आप इसको देखिए, सारे पार्ट को देखिए और पूरा चैप्टर को रिवाइज करिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ऐसा कि बेसिकली 2 ब्लॉक्स हैं और स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है mg का। दोनों ब्लॉक का मास जो है वो दे रखा है स्मॉल m, दोनों का मास है। ओके, और टेंशन जो है 2 स्ट्रिंग्स है, ये भी मासलेस स्ट्रिंग और ये भी मासलेस स्ट्रिंग, दोनों मासलेस स्ट्रिंग है। और इसमें ये फोर्स ये लगाने के बाद भी पूरा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमें फाइंड आउट करनी है T1 की वैल्यू, T2 के वैल्यू और जो एंगल है θ1 इसके बारे में और θ2 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, अब देखिए, इसको कोई से भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसको आपके सामने आता है एग्जाम के अंदर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए आप सोचिए कि कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। डायरेक्टली आप पेन उठाएंगे और करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाके फंस जाए, और शुरू में ही आप कर लेंगे, शुरू में ही आप उसके बारे में थोड़ा सोच लेंगे 5 सेकंड तक, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इसको कैसे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, पूरा इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो यानी कि नेट फोर्स इस पे, देखिए इक्विलिब्रियम में की कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स जो होता है उसके ऊपर 0 होता है। नेट फोर्स का मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 या एक्स के अलोंग भी 0 और वाई के अलोंग भी 0। उसी तरह से ये भी आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट 0 होगा फोर्सेस का, इसमें वाई के अलोंग कंपोनेंट 0 होगा फोर्सेस का। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये फोर्स है T1 और ये फोर्स है T2। ओके, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम, आप इसको अलग अलग ये ले सकते हैं, इसका FVD ले सकते हैं। फोर्सेस क्या लग रहा है, फोर्सेस इसके ऊपर mg इस तरफ लग रहा है, और ये आपको यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो एंगल ये θ2 होगा वही एंगल ये भी होगा θ2। ये यहाँ पे आप देखोगे θ1 है, तो ये अगर मैं इसका एंगल, ये θ1 है तो ये एंगल भी θ1 ही होगा। ओके, ये θ2 है तो ये θ2 है, ये θ1 है तो ये θ1 है। आई बात समझे। अब इसको अगर मैं बात करूँ, इसको देखिए फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम चाहे तो आप इसको ले लीजिए और उसके बाद करिए, या यहाँ से स्टार्ट करिए, आपके ऊपर है। तो इसको अगर लेके चलते हैं तो इसमें कंपोनेंट देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स है। ये T2 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, T2 cos θ2 और T2 साइन θ2। ओके, ये सारे फोर्सेस, यानी कितने फोर्सेस है, 1 2 3 4, ऐसे मतलब ये मैंने कंपोनेंट ले लिए, तो कंपोनेंट 4 इसके मिल रहे हैं। उसके बाद भी फोर्स ये पूरा इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस है। इसका मतलब एक्स के अलोंग भी बैलेंस है और वाई के अलोंग भी बैलेंस है, तो हम इक्वेशंस एक्स और वाई के अलोंग लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ये क्या करता हूँ, एक्स के अलोंग लिख लेता हूँ, यानी एफ ये इसके बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स होगा 0। तो यानी कि एफ इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू, ये जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू T2 साइन θ2। ओके, T2 साइन θ2। उसी तरह से वर्टिकल में अगर देखेंगे तो वर्टिकल में क्या होगा, तो ये mg इसके बराबर होगा, यानी कि ये mg ये वाला इसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू T2 cos θ2। ओके, अगर दोनों को सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे मतलब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं आप, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, T2 और T2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये mg कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा आप देखेंगे तो वैल्यू जो आ रही है इसकी साइन θ2, साइन यानी tan θ2 की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है। ओके, इसका मतलब है θ2 की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है tan θ2 अगर 1 है तो इसका θ2 की वैल्यू होगी 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री हो गई है क्या,
नहीं, ये नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। ओके, ये आंसर नहीं है, राइट। ये आंसर आपका क्या होना चाहिए, tan थीटा टू इक्वल टू 1। अब आते हैं, बात करते हैं इसको, इसके ऊपर, ये भी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, एक और चीज है, अगर आपको एंगल पता है तो आपको ये टेंशन पता चल जाएगा। टेंशन यानी कौन सा टेंशन, ये पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T2 इक्वल टू क्या, mg बाई साइन थीटा टू, यानी कि mg बाई साइन थीटा टू की वैल्यू, साइन की वैल्यू साइन 45 आएगा ना, तो साइन 45 की वैल्यू जो आएगी कितनी, 1/√2। तो यहाँ पे आपको 1/√2 करोगे तो दैट इज इक्वल टू √2 mg आ जाएगा ये। ओके, √2 mg आ जाएगा। है कोई आंसर दिख रहा? तो T2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, T2 की वैल्यू ये आएगी, यानी कि देखिए ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आंसर सही है, √2 mg। बात करते हैं किसकी, तो अब T1 और θ1 की, तो उसके लिए आपको इस ब्लॉक को देखना पड़ेगा, ये वाले ब्लॉक को हमें देखना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक का एफईडी अगर देखेंगे आप, तो देखिए T1 ये है, कंपोनेंट ये ले लो आप, कंपोनेंट ये ले लोगे, ये θ1 है तो ये भी θ1 है, तो ये T1 cos θ1 और T1 sin θ1 ये आएगा। ओके, अगर मैं आप इसका कंपोनेंट, ये सेम टेंशन यहाँ पे है तो इसका कंपोनेंट ले सकते हो आप। तो ये देखिए θ2 है तो T2 cos θ2 और यहाँ पे जो आएगा वो T2 sin θ2 ये आएगा। ओके, आप अगर थोड़ा सा इसको इसका एफईडी बनाओगे तो, या और खुद इसका वेट तो होगा ही, तो इसका एफईडी बनाओगे तो क्या क्या फोर्सेस होंगे, तो एक तो खुद इसका वेट नीचे रहेगा। ओके, नीचे रहेगा। उसके बाद ये T2 ये रहेगा, T2 और cos θ2 ये भी रहेगा। ओके, उसके बाद ये आपका ऊपर की तरफ देखिए क्या क्या फोर्सेस है, तो ऊपर की तरफ T1 cos θ1 ऊपर की तरफ रहेगा। इसकी तरफ जो है वो ये आएगा कितना, T1 sin θ1 ये आएगा। और इसकी तरफ जो आएगा वो क्या आएगा, ये T2 इस कलर में बदल रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको सारी रहेगी। T जो आएगा ये यहाँ पे T2 sin θ2। ओके, ये चीजें आ रही हैं। उसके बाद आप देखिए फोर्सेस जो है, इसके जो भी नेट फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब सारे फोर्सेस के कंपोनेंट मैंने वहां दिखा दिए। अब ये फोर्सेस लग रहे हैं, इसके बाद भी ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कि आपको क्या करना है, एक्स कंपोनेंट भी जीरो करना है, वाई कंपोनेंट भी जीरो करना है। ओके, यानी कि एक्स कंपोनेंट में, एक्स में भी नेट फोर्स जीरो, वाई में भी नेट फोर्स जीरो होगा। ओके, तो ये यहाँ पे कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा इक्वेशंस लिखोगे, T1 cos θ1 इक्वल टू mg प्लस T2 cos θ2, यहाँ पे T1 sin θ1 इक्वल टू T2। तो यहाँ से आप चाहो तो इक्वेशन यहीं पे लिख लो, तो इक्वेशन लिख सकते हो T1 sin θ1 इक्वल डी वाला, दैट इज इक्वल टू T2 sin θ2। ओके, और T2 की वैल्यू कहाँ से ले आओगे आप, T2 की वैल्यू यहाँ से ले आओगे हम। और sin θ2 की वैल्यू कहाँ से ले आओगे, sin θ2 कितनी है, θ2 की वैल्यू इतनी है, तो वहां से वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ से। तो T1 यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा, T1 sin θ1। ओके, T1 की वैल्यू कोई अभी तक नहीं आई है, ठीक है, तो θ1 की वैल्यू पता नहीं है आपको। T2 की वैल्यू यहाँ से उठा ले आओगे, कहाँ से भाई, T2 की वैल्यू ये √2 mg और sin θ2 यानी कि sin 45 का मतलब 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा। ओके, यहाँ से थोड़ा सा आप कैलकुलेट करोगे, मतलब कि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, √2 कट जा रहा है। और ये T1 यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह देखिए वहाँ पे नहीं है, आप देख भी सकते हो। T1 sin θ1 दैट इज इक्वल टू mg। ओके, ये इक्वेशन आपका एक आएगा। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या आएगा, तो वर्टिकल में आप ये करेंगे, वर्टिकल में बैलेंस करेंगे, तो वर्टिकल में बैलेंस करेंगे T1 cos θ1 T1 दैट इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos θ2। ओके, T2 cos θ2 वैल्यू पुट करते हैं। देखिए T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू पता है आपको, यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। T2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, mg प्लस T2 कौन सा भाई, ये √2 mg
और cos थीटा cos 45 यानी 1/√2। तो इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करोगे, तो मैनिपुलेट मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2mg दैट इज इक्वल टू T1 cos थीटा 1। ओके, T1 cos थीटा 1 ये आएगा। अब देखिए आपको ये इक्वेशन आपके पास है और ये दूसरा इक्वेशन ये है आपके पास। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो साइन tan थीटा 1 आ जाएगा। इसको दोनों को साइन सॉल्व करेंगे तो tan थीटा 1, tan दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2। ओके, tan थीटा 1 इक्वल टू 1/2। बिल्कुल ये आ रहा है, सही है ये बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद T1 की वैल्यू चाहिए। T1 क्या है? ये T1 इक्वल टू यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ, तो T1 इक्वल टू mg साइन थीटा 1 और साइन थीटा के बाद 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए 1 ये है 1/2 तो ये आएगा √5। तो साइन ये एंगल होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√5 और यहाँ से वैल्यू पुट करके रखता हूँ तो √5 mg आ जाएगा, जो कि ये आंसर आपका सही होगा। ओके, तो आपको बेसिकली मैंने किया क्या, कैलकुलेशन देखिए है थोड़ा सा, लेकिन बेसिकली करना क्या है, तो इक्विलिब्रियम आपको देखना है, इक्विलिब्रियम किससे इक्वेशंस बन रहे हैं आपके पास। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे कि क्या क्या अननोन्स हैं। T1 T2 अननोन है और साथ में थीटा 1 थीटा 2 भी अननोन है। तो आपको 4 अननोन है तो 4 इक्वेशंस आपको तो लानी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस की वजह से आपको बहुत आसानी से मिल रहा है ये आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, 4 forces act on a point object, the object will be in equilibrium if, देखिए कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तभी होता है जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि उस पर नेट जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि क्या है कि आपका सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, उसका वाई कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, उसका जेड कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, भले वो किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो, भले ही कितने ही प्लेन में लग रहा हो। ओके, तो ये जो भी प्लेन में लग रहा हो या जितने भी डायरेक्शन में लग रहा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है कि उसका नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स अगर 0, सपोज करके कोई पॉइंट है, इस पे एक फोर्स है F1 और इधर F2 और इधर में F3, ओके, और ये इधर में F4, तो इनके सब वेक्टर फॉर्म में लगाता हूं मैं। ओके, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लगा देता हूं। तो ये इसका नेट फोर्स जो होगा वो 0 है, यानी कि ऐसे बोलो कि अगर इक्विलिब्रियम में है पार्टिकल, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यही हुआ कि ये सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। सारे फोर्सेस का नेट यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ओके प्लस F4 ये क्या है? नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये भी है कि इनके x कंपोनेंट भी 0, इनके y कंपोनेंट भी 0, इनके z कंपोनेंट भी 0 होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, ऑल ऑफ देम आर इन सेम प्लेन। देखिए सारे के सारे सेम प्लेन में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सेम प्लेन में हो सकता है कि सेम प्लेन में नहीं भी हो। देखिए दो अगर है तो ये तो दो सेम प्लेन में हो ही सकते हैं। 2 वेक्टर अगर हैं तो 2 प्लेन में ही रहेंगे हमेशा। 2 वेक्टर्स एक प्लेन में होते हैं। ओके, अब तीसरा फोर्स है तो तीसरा फोर्स इन दोनों के अलावा किसी और प्लेन में भी जा सकता है या ये सेम प्लेन में भी हो सकता है। देखिए ये सेम प्लेन में आ गया। ओके, या ऐसे अगर रहेगा तो 1 2 3 ये अलग प्लेन में आ सकता है। ओके, तो इनके नेट फोर्स यानी कि इनके एक्स कंपोनेंट भी 0 वाई कंपोनेंट भी 0 होने पड़ेंगे, यानी कि सारे कंपोनेंट 0 होने पड़ेंगे अलग अलग। अगर 4 है तो हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में। देखिए इस तरह से हो सकता है, 4 अलग अलग ये डायरेक्शंस में हो सकते हैं। एक प्लेन में होना कोई जरूरी नहीं है, बस इसमें से कोई एक अपोजिट है या कुछ इस तरह से कंपोनेंट है कि ये नेट 0 हो रहा है तो वहाँ पे 0 होगा। ऑल ऑफ देम आर इन सेम प्लेन, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ओके भाई, ये बोल रहा है कि इन पेयर में अपोजिट होने चाहिए, इसके और ये इसके अपोजिट में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में हो और नेट उनका कंपोनेंट 0, हर उसका एक्स कंपोनेंट 0 वाई कंपोनेंट 0 हो तब भी वो 0 होगा। ओके,
तो ये सही नहीं होगा सेकेंड वाला। द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज इज जीरो सेपरेटली। देखिए एक्स कंपोनेंट भी जीरो, वाई कंपोनेंट जीरो और जेड कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए सेपरेटली। इसमें हो सकता है एक्स कंपोनेंट हो और तीनों कंपोनेंट हो एक्स वाई जेड, इसमें भी तीनों हो सकता है, इसमें भी तीनों हो सकता है, इसमें भी तीनों हो सकता है, या कोई दो भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा फोर्स है जिसमें सिर्फ एक भी कंपोनेंट हो सकते हैं। एक ही कोई आई कैप ही हो गया, कोई जे कैप ही हो गया। तो लेकिन सब जब मिलाओगे तो उसका सबका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए, वाई कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए और जेड भी होना चाहिए। दे फॉर्म ए क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड्स। ओके, तो ऐसा हो, देखिए अगर मैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ समेशन बोलूं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ समेशन में या लॉ ऑफ जो पॉलीगॉन लॉ आप यूज करते हो समेशन में, उसमें चार फोर्सेस है, उनको एंड टू एंड आपने ज्वाइन किया और ये क्या हो रहा है कि फाइनली इस तरह से एक क्लोज लूप बना रहे हैं, क्लोज ये बेसिकली एक क्लोज फिगर बना रहे हैं। सपोज करिए कि ये F1 है, F2 है और ये इस तरह से है कि ये एक क्लोज फिगर बना रहा है। तो क्या होगा, ये इसका नेट जीरो होगा, नेट जीरो, क्योंकि देखिए रिजल्टेंट जो होता है ना, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है। इनिशियल यहाँ पे और फाइनल भी यहीं पे है, फाइनल वाले का हेड भी, ये हेड देखिए यहीं पे है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो इसका मतलब नेट कितना है, जीरो है। ऐसा बात समझे, यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करते हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ, ये दे रखा है कि यहाँ पे इनके बीच में कोफिशिएंट, यहाँ की इसके बीच में कुछ दे रखा है उन्होंने, ये दे रखा है टू ब्लॉक्स के बीच में म्यू दे रखा है और दैट इज इक्वल टू 0.3। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस स्मूथ है, ऐसा दे रखा है। स्मूथ मतलब म्यू इक्वल टू जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो ऐसा दे रखा है। अब बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस, अब ये इनका एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, अब एक्सेलरेशन दे रखा है। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर कई बार होता है कि हम दो केसेस नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि या तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं, और बाद में अगर जो वैल्यूज आती हैं वो सेटिस्फाई नहीं करती, इसका मतलब रेस्ट पे नहीं है। या यहाँ पे दूसरा हम ये डिस्कस करते हैं कि हम पहले ही मान लेते हैं कि एक्सेलरेट कर रहा है यानी मोशन में है, और मोशन में है तो क्या होगा कि वो फिर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि फ्रिक्शन वगैरह को ओवरकम करके कर रहा है, करने की वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, चलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक्सेलरेशन क्वेश्चन में ही दे रखा है कि भाई एक्सेलरेशन इसका इतना है, तो हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि हाँ ये मूव कर रहा था या मूव कर रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना ही एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि एक्सेलरेट हो रहा है, ऑलरेडी एक्सेलरेट हो रहा है ऐसा ये। ठीक है, यानी कि हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है भाई ये एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेट हो रहा है ऐसा हम मान के चलते हैं और चल के और ये करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आएगा वो 10G होगा और ये T2 होगा। ओके, 10G और ये T2 है, बस समझे। तो T2 और ये जो है वो इधर में T2 इधर ही आएगा, आई बात समझे, और ये T2 ही आएगा, राइट, समझ में बात। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे T2, यहाँ से यहाँ एक सिंगल थ्रेड है और ये पुली जो है मासलेस है। अगर मासलेस पुली है और ये थ्रेड भी मासलेस है तो सेम टेंशन यहाँ से यहाँ रहेगा, ऑफ कोर्स। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल थ्रेड है और ये पुली भी मासलेस है, तो यहाँ पे टेंशन सेम ही होगा, T1 का टेंशन वहाँ पे रहेगा ये पुली वाले स्ट्रिंग में पूरा। अगर सिंगल स्ट्रिंग है, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो टेंशन सेम रहता है पूरे स्ट्रिंग के अंदर। अब देखिए ये जब नीचे आएगा तो ये इस तरफ ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक किस तरफ जाएगा, और ये जो ब्लॉक इधर जाएगा तो फिर ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, और इधर जब जाएगा तो इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक जब देखिए ये वाला इधर जाएगा नीचे वाला, तो ये वाला इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। फ्रिक्शन जो होगा वो Fk, क्योंकि ऑलरेडी मूव कर रहा है तो Fk लगेगा इसके ऊपर। एक्शन पेयर से न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन पेयर से नीचे वाले ने अगर ऊपर वाले को लगाया इधर की तरफ, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर वाले को स्लिप होने से रोकेगा, स्लिप होने से बचाएगा, स्लिप होने से स्लीपिंग टेंडेंसी को अपोज करेगा नीचे वाला
ऊपर वाले को स्लिप होने नहीं देगा, स्लीपिंग टेंडेंसी को स्टॉप करेगा। तो उसके लिए एक्शन रिएक्शन पेयर से मतलब फ्रिक्शन इसीलिए लग रहा है क्योंकि अपोजिट ये स्लीपिंग टेंडेंसी को अपोज करेगा। अब नीचे वाले ने ऊपर लगाया तो ऊपर वाला नीचे को लगाएगा, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर से इधर में एफ के लगेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर से फोर्सेस जो लगेंगे वो इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, इक्वल अपोजिट फोर्स और डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस होंगे और डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, एक ही बॉडी पे नहीं लगेगा। आए बात सुनिए, बात करते हैं एक्सेलरेशन। इसका देखिए एक्सेलरेशन ए मान लीजिए, और एक्सेलरेशन जब ए मानेंगे, ये तो हो गया आपका मेरे ख्याल से फोर्सेस मैंने दिखा दिए हैं। और ये इनके जो यहाँ पे जो ये फोर्स मतलब नॉर्मल डिरेक्शन लगेगा, नीचे वाला ऊपर वाले पे लगाएगा, और ये मैं बोल देता हूँ कि एन कुछ लगेगा, नीचे ऊपर वाला भी नीचे वाले पे लगाएगा, नीचे की तरफ। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पे दिखा सकते हैं। अब ये जो है एन ऊपर की तरफ, देखिए ये छोटे 2 किलो वाले ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाए तो दो इस पे नॉर्मल डिरेक्शन ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ T1 होगा, और इस तरफ जो होगा वो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगा रहा है, और वो Fk के बराबर लग रहा है, ठीक है ना। और साथ में इसका वेट लग रहा है कितना, 2g के बराबर। ओके, तो ये फोर्सेस होंगे। अब आप ये देख सकते हो नॉर्मल डिरेक्शन किसके बराबर, 2g के बराबर। अगर नॉर्मल डिरेक्शन 2g के बराबर है तो Fk निकल आएगा, यानी कि यहाँ से आपको नॉर्मल डिरेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 2g, और Fk इक्वल टू म्यू इंटू एन। और म्यू इंटू एन, म्यू कितना है, म्यू है भाई ये 0.3 इंटू 2g। ओके, तो ये होगा 0.6 दैट इज इक्वल टू, ये जी की वैल्यू 10 होगी तो 6 न्यूटन। एफ के की वैल्यू जो आएगी 6 न्यूटन, यानी कि ठीक है ना। अभी ये आप देख सकते हो इसका हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, हमें टेंशन चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, इसमें तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन होंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इसका हम इक्वेशन बना लूँ, मैं इक्वेशन इसका बना लेता हूँ। तो इसका इक्वेशन 10g माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 10g माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू ए, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एक यहाँ पे अभी एक हमें पता नहीं है तो इस वाले को लेके चलता हूँ या इस वाले को लेके चलता हूँ, किसको ले लूँ, इस वाले को ले लेता हूँ। T2 उसका हॉरिजॉन्टल इक्वेशन चाहिए, T1 माइनस एफ के यानी T1 माइनस एफ के दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए, सेम एक्सेलरेशन होगा। और एफ के की वैल्यू हमें पता है ये 6 न्यूटन, तो T1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलूँ मैं, इक्वेशन 1 बोल दूँ और इसको 2 बोल दूँ, बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल आप बोल सकते हो। और इसके बाद अब इसको सॉल्व करने चाहेंगे तो फिर T1 T2 और ए, एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो यहाँ से निकल के आएगा। इस वाले का एफबीडी चाहो तो आप 3 kg का एफबीडी यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ले सकते हैं। 3 kg का जो एफबीडी है वो यहाँ पे इस तरफ क्या होगा, T1 होगा, इस तरफ होगा T2। ओके, T1 T2, और उसके बाद फ्रिक्शन इस तरफ होगा Fk। ओके, और बाकी इसका वेट इधर होगा 3g, और इसका मतलब कोई जरूरत नहीं है। और नीचे वाले को ऊपर वो एन लगाया तो ऊपर वाला नीचे की तरफ एन लगाएगा। ओके, ये हालांकि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस होने की वजह से इसका ये नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे एक और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन डैश सरफेस से, उसका जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए दे दिया। अब हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन एक बना सकता हूँ, ये ब्लॉक कौन सा, ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर की तरफ जा रहा है तो T2 माइनस T1 माइनस Fk, यानी कि अगला इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो T2 माइनस T1 माइनस Fk दैट इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू ए थर्ड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो ये आएगा T2, ये दोनों ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो T2 यहाँ से ऐड करिए, T2 माइनस 6 और माइनस Fk दैट इज इक्वल टू, यानी दोनों ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं तो T2 ये कट जाएगा और माइनस 6 बच जाएगा और Fk ये, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5a आ जाएगा। ओके,
5 आ जाएगा। कोई है इक्वेशन जिसको हम लिख सकते हैं इसके साथ साथ? हाँ, ये वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये और ये। अच्छा, इसको हम एफ के वैल्यू वहां से उठा के ले सकते हैं, तो T2 माइनस 6 और ये 6, तो 6 एफ के की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 6 12 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ए। यहाँ से हम एक और इक्वेशन ले आता हूँ, T2, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ से ये इक्वेशन में डालता हूँ 10G माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ओके, 10 इंटू ए। अब ये जो है वो इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो T2 कट जाएगा, और यहाँ पे 100 माइनस, यानी 100 जी को मैं 10 ले रहा हूँ, माइनस 12, ये 12 है ना, और जस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ 15a। इसको आप देखेंगे तो a की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, वो a की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 88 बाई 15। तो ये कितना आएगा? 18 बाई, तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये आएगा एक्सेलरेशन आपका। ओके, ये एक्सेलरेशन आएगा। उसके बाद क्या करना है, तो बस यहाँ पे एक बार एक्सेलरेशन आ गया, तो बाकी चीजें आपको यहाँ से इक्वेशन में डालिए। इस इक्वेशन में डालोगे या इस इक्वेशन में डालोगे, तो यहाँ पे आपको एक T1 की वैल्यू निकल आएगी और T2 की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो एक बार आपको एक्सेलरेशन आया, तो ये इक्वेशन में डालिए, यहाँ इस इक्वेशन में T2 आ जाएगा, इस इक्वेशन में T1 आ जाएगा। ओके, होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है, इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें एक्सेलरेट हो रहा है ये भी, तो सबके सेम एक्सेलरेशन रखने, कॉमन एक्सेलरेशन रखने हैं, ठीक है। ये कॉमन एक्सेलरेशन रखिएगा, और बाकी फोर्सेस को ठीक से लगाएंगे, यानी कि उसका एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम आप सही से बना पा रहे हैं, तो वो हो पाएगा, ठीक है, अच्छे से कर पाओगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसा दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में कि ये पुली है और इसमें जो फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन A2 ऐसा दे रखा है, और ये पुली मासलेस दे रखे हैं इन्होंने, और स्ट्रिंग भी मासलेस है। अगर पुली मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है। इसका मतलब ये है कि देखिए, ये जो टेंशन होगा वो यहाँ पे दोनों में डिवाइड होगा सेम। कैसे भाई? तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि T1 और यहाँ पे T1 सेम टेंशन रहेगा। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो F/2 के बराबर होगी, ये F/2 के बराबर होगी। क्यों हुआ? तो अगर आप इस पुली के इस तरफ नेट फोर्स देखोगे और उस तरफ देखोगे, तो ये नेट 0 होना है, क्योंकि ये मासलेस है, ठीक है। कैसे भाई? F-2t, यानी कि क्या करूं मैं, F माइनस ये T और T, 2t था ना, 2t दैट इज इक्वल टू M इंटू ए। लेकिन ये तो मासलेस है, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो F की वैल्यू कितनी होगी, 2t, यानी कि T की वैल्यू कितनी होगी, T1 की वैल्यू F/2 के बराबर। ओके, सिंपल सा लॉजिक। अब देखिए, जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे F लगा होगा तो F हाफ बटेगा, फिर यहाँ पे T1 है वो भी इधर में हाफ बटेगा। मतलब कि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, वो फोर्स है यहाँ पे, ये यहाँ जो टेंशन आ रहा है, ये टेंशन भी हाफ जो भी टेंशन है ये इसका हाफ होगा, यानी कि F/4 और ये F/4। ओके, F/4 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इक्वेशन चाहे तो आप लिखना चाहे आपको तो लिख सकते हो। देखिए, ऐसे इन्होंने दे रखा है कि भाई इसका एक्सेलरेशन आप A1 मानो, इसका एक्सेलरेशन A2 मानो, कितना मानो, ये आप बाद में क्वेश्चंस में दे रखे हैं उन्होंने, ऑप्शंस आपको पुट करके देखना है। तो अच्छा रहेगा कि हम इक्वेशंस ही पहले बना लेते हैं। ओके, पहले इक्वेशंस ही बना लेते हैं। अब इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, इसमें फोर्सेस मैं दिखाता हूँ आपको। फोर्सेस क्या क्या होंगे, तो एक इसके ऊपर जो 5G का एक इसका वेट लगेगा, और यहाँ पे ये अपना 10G का वेट लगाएगा। यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टेंशन तो दोनों में सेम होगा, और वो किसके बराबर, F/4 के बराबर, इसमें भी F/4 के बराबर। अब देखिए, अगर एक्सेलरेशन इसका है तो इस पे नेट फोर्स होगा। ओके, अगर कोई भी ब्लॉक, कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका नेट फोर्स कुछ ना कुछ उसके ऊपर लग रहा होगा, तभी वो एक्सेलरेट कर रही है, नहीं तो नहीं करेगी। तो इस ब्लॉक के लिए हम, किसके लिए, 5 kg ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे 5 kg ब्लॉक के लिए। तो दिस, यानी कौन सा, ये F/4 माइनस 5G ये वाला, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू A1। उसके बाद इस वाले का देखिए, अगर
तो इस वाले का ये भी आपका F/4 माइनस 10G दैट इज इक्वल टू 10 इंटू A2। ये इक्वेशन वहां पे आपको दिखेगा, राइट। इस दो इक्वेशंस आपके बन गए हैं। और यहाँ पे दो इक्वेशंस, इसलिए दो इक्वेशंस बनाने पड़े क्योंकि बेसिकली आपको एक जनरलाइज इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि जहाँ पे भी वैल्यू पुट करके और चेक करने की बात है अलग अलग ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग, तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या इसको आप लिख लीजिए कितना F/4 और -50 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू A1, ये फर्स्ट इक्वेशन। और इसको लिख लीजिए F/4 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू A2, ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ठीक है, यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो F/4 माइनस 10। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या देखते हैं, अगर 100 न्यूटन आप डालते हो, 100 न्यूटन दे रहे हो तो क्या होगा। 100 न्यूटन दे दोगे तो फर्स्ट वाले से चेक करते हैं कि 100 न्यूटन दोगे 100/4 कितना 25 माइनस 50, 100 है 100/4 25 ही होगा ना, 5A1 अब देखिए 25 माइनस 50 तो ये नेगेटिव फोर्स हो गया। तो नेगेटिव फोर्स हो गया इसका मतलब ये एक्सेलेरेट कराएगा ही नहीं, ये तो नीचे की मतलब एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट में तो ग्राउंड है, वो तो इधर एक्सेलेरेट कराएगा ही नहीं। यानी कि ये क्या होगा, हमें क्या चाहिए, तो हाँ तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भाई नीचे तो ब्लॉक ये सर आपका ग्राउंड है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब एक्सेलेरेशन इसका भी जीरो, इसका जीरो होगा। इसका दूसरे वाले के चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी आपका कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से। अगर आप सेकेंड वाले इक्वेशन से करोगे तो सेकेंड वाले इक्वेशन से ये भी 25 माइनस 100 और दैट इज इक्वल टू 10 इंटू A2। यहाँ पे अभी देख लो -75 नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव फोर्स इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता, तो क्या होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रेस्ट पे रहेगा, ओके। यानी कि जब इतना फोर्स हो तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, राइट। अब उसी चीज को हम सेकेंड केस के लिए बात करते हैं कि अगर 300 हो जाए तो फोर्स, चलो पहली बार में 100 है, लेकिन सेकेंड केस में हम फोर्स की वैल्यू जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड हमने चेंज कर दिया, तब क्या होगा, तब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना है 75। अब देखिए थोड़ा सा क्योंकि मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ इसका देखिए इस वाले से। तो फॉर ये वाले केस के लिए अगर मैं बात करूँ, किसके लिए, इसके लिए, तो इसके लिए पहला इक्वेशन देखिए एफ की वैल्यू 300 है तो F/4 कितना 75 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू A1। ऑफकोर्स देखिए पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेट होगा, नहीं ओके, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं A1 इक्वल टू 25/5 दैट इज इक्वल टू कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके सही है, बिल्कुल ये सही है। उसी तरह से आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, ये 75 माइनस 100, तो 75 माइनस 100 करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो है, तो ये सही है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या करते हैं कि इसी में अगर वैल्यू आप पुट कर दो 500, जब 500 मतलब कुल मिला के आपने दो इक्वेशंस बना ली है, उसके बाद वैल्यू पुट कर रहे हो और आपको फाइंड आउट होता चला जाएगा, आपकी वैल्यू मिलती चली जाएगी कि अगर इसकी वैल्यू 500 है तो आप यहाँ से यहाँ पे इक्वेशंस डाल लीजिए और इसकी वैल्यू निकालिए। अगर 500 है तो कि A/4 कितना होगा 125 माइनस 50 इक्वल टू 5 इंटू A1, इसका कितना 75 5 इंटू A1 तो दैट इज इक्वल टू A1 इक्वल टू 15 आ जाएगा, ओके। A1 इक्वल टू 15 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। उसी तरह से दूसरे वाली क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे 500 तो ये 125 माइनस 100 ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 25 इक्वल टू 10 इंटू A2, यहाँ से A2 की वैल्यू जो आएगी वो 2.5 आएगी, जो कि ये ऑप्शन करेक्ट बता रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। नहीं भाई, एक्सेलरेशन तो एफ से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कहाँ है। फोर्स आप लगाओगे तो फोर्स चेंज कर रहे हो तो एक्सेलरेशन भी तो चेंजेस हो रहे हैं एक्सेलरेशन में, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चंस आप करिए और इसको करके आप जो है ना इसके बाद इससे जो क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट 2 में होंगे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेके, और जो क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट 2 में, पार्ट इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में है। पार्ट 2 देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, 4 तक, यहाँ पे पार्ट 4 तक लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चंस आएगा। ओके, तो इसको करिए और रिवाइज करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके दोस्तों को भी अगर आप इसको फॉरवर्ड करते हैं और वो भी ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, उनका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, तो कीप वॉचिंग।